हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं। ऑडिटिंग में हमने अभी तक अपने चैप्टर 5 तक कंप्लीट कर लिया है। जिसने भी ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं चैप्टर 5 तक, वो सबसे पहले क्या करिए, अपने लेक्चर्स को कंप्लीट कर लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। ठीक है, तो और आज हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 देखेंगे। तो ये चैप्टर 5 तक जिसने भी नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 6 देखने जा रहे हैं इस ऑडिटिंग का। और ऑडिटिंग का चैप्टर नंबर 6 है कि जो कंपनी का जो ऑडिटर होता है, अंकेशक होता है, उसकी किस प्रकार से नियुक्ति की जाती है, नियुक्ति की जो शर्तें हैं वो देखेंगे हम। ऑडिटर के जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा ऑडिटर की ड्यूटीज़ देखेंगे, ऑडिटर क्या क्या कार्य करता है, कैसे परफॉर्म करता है अपने फंक्शंस को, और उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ हैं जिसने भी उसको अपॉइंट किया है। जैसे कोई नियोक्ता है, ठीक है, तो अपॉइंटर है ऑडिटर का, तो उसके प्रति ऑडिटर की क्या लाइबिलिटीज़ हैं वो हम इसके अंदर चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो हमने ऑडिटिंग के लेक्चर्स ले रहे हैं, तो ये हम जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए जो एग्ज़ाम का सिलेबस है, तो हम उसके अकॉर्डिंग इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आपके सेम यही सारे टॉपिक्स हैं अपने किसी और एग्ज़ाम में, तो वहाँ ये समान रूप से उपयोगी रहेंगे लेक्चर। तो आ जाइए, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं ऑडिटिंग। और देखिए, आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो और हमें भी पता चले कि आप अपनी तैयारी को लेकर कितना ज़्यादा सीरियस हैं। ठीक है, तो आ जाइए, देखें जो चैप्टर नंबर 6 है उसकी धारा है धारा 2 सब क्लोज 2, है ना। तो ये देखो, जो पहली होती है ना, इसको तो धारा बोला जाता है, ये उपधारा कहलाती है। हिंदी में तो उपधारा बोलेंगे। ठीक है, और आर्टिकल 2 और सब आर्टिकल 2 हो जाएगा। ठीक है, सब एक्ट हो जाएगा, मतलब, है ना, जो भी धारा है उसका। तो देखो, धारा 2 की उपधारा 2 में क्या दे रखा है, लेखा मानक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें थोड़े से ये 2 धाराएं हैं, ये भी याद रखनी है। ठीक है, ये धारा इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी नाम याद करिए। देखो, आप कई बच्चे सोचेंगे यार कैसे याद करेंगे, तो बिल्कुल सिंपल है कि भैया, जब भी हम अकाउंटिंग कोई भी कंपनी चलाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही तो अकाउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है धारा 2 की उपधारा 2 के अंदर। ठीक है, अब देखिए, कंपनीज एक्ट कौन सा, 2013 की धारा 133। ये थोड़ा सा धारा 133 भी ध्यान रख सकते हैं। इसमें निर्धारित कंपनी व कंपनियों पर किसका, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी निर्धारित जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएंगे, किसके, केंद्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे। और इनको बनाने का काम कौन करेगा, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन, लेखा मानक, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये वाले, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लेखा मानक, इनको प्रिपेयर कौन करेगा, इसको प्रिपेयर करेगा ICAI। ठीक है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लेखा मानक प्रिपेयर किए जाते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कौन प्रिपेयर करता है, ICAI के द्वारा ये प्रिपेयर किए जाएंगे। ठीक है, लेखा मानकों का प्रारूप द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किए जाएंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसके लिए अगर किसी को कोई सुझाव, ठीक है, कोई दिशा निर्देश देने हैं, तो उसका काम कौन करता है, सुझाव एंड दिशा निर्देश के लिए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा ये सुझाव एंड दिशा निर्देश आमंत्रित किए जाएंगे। ठीक है, कोई अगर मान लीजिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड कोई सुझाव मांगे गए हैं, मांगे जा रहे हैं, ठीक है, कोई गाइडलाइंस इशू की जा रही है, तो उसका काम कौन करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, फिर आप सोचते हैं कि यार ये चीज़ तो हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि भैया जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अगर इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 2, है ना, धारा कौन सी 2 देख रहे हैं, उसकी उपधारा 2 में हमने ये पढ़ा कि जो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड अगर कोई दिशा निर्देश आमंत्रित करने हैं, तो किसके द्वारा किए जाएंगे, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा किए जाएंगे। देखिए, अभी याद कर लीजिए, फिर बाद में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, वरना बाद में आप सोचेंगे यार ये ऐसी चीज़ तो हमने कहीं पढ़ी भी नहीं थी। ठीक है, अब देखिए, धारा 2 की उपधारा 6 के अंदर, ठीक है, उपधारा कौन सी होगी, 6 हो गई यहाँ पर। धारा 2 की उपधारा 2 में हमने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करी थी। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी धारा, सारी धाराएं नहीं पढ़नी है, जो इंपॉर्टेंट धाराएं उनको देखेंगे। ठीक है, तो उपधारा 6 में क्या दे रखा है, सहचरी कंपनी। सहचरी कंपनी मतलब एसोसिएट कंपनी की बात कर रहा है। ठीक है, अब एसोसिएट कंपनी कौन सी होती है, जो मेन कंपनी नहीं है, मेन कंपनी का इस कंपनी के अंदर कुछ हिस्सा है, ठीक है, कुछ वोटिंग राइट्स हैं, तो वो कितना हो सकता है, 20%, कम से कम 20%। अगर आप जैसे मान लीजिए ये एक मेन कंपनी ए, ये क्या है, मेन कंपनी है, इसने क्या करा, ए कंपनी ने बी कंपनी के
ठीक है। बी कंपनी के जैसे मान लीजिए 100 शेयर होंगे, ठीक है। 100% शेयर में से इसने क्या करा, 20% शेयर, ठीक है, ए की तरफ चले गए, ए ने ले लिए, ठीक है। बी में से जो 100% शेयर थे उसमें से 20% शेयर किसने ले लिए, ए ने ले लिए। तो अब क्या होगा, ए का बी पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ए क्या हो जाएगी, एसोसिएट, मतलब ए तो होल्डिंग कंपनी हो जाएगी, मेन कंपनी है, और बी क्या हो जाएगी, एसोसिएट कंपनी, ठीक है, एसी हो जाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। 20% या इससे अधिक शेयर हैं किसी अदर कंपनी पे, किसी दूसरी कंपनी के, तो वो उसकी क्या हो जाती है, एसोसिएट कंपनी हो जाती है, जिसके अपन ने शेयर ले लिए। जैसे बी के शेयर ले लिए ए ने, तो बी क्या हो जाएगी, एसोसिएट कंपनी हो जाएगी ए की, ठीक है। इतना ध्यान रखना। एक कंपनी यदि दूसरी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव या सारवान प्रभाव रखती है, तो जिस कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखा गया है वह सहचरी कंपनी, संबंध कंपनी, एसोसिएट कंपनी कहलाती है, ठीक है। एसोसिएट कंपनी या सहचरी कंपनी आप इसको बोल सकते हैं बी को, ठीक है, क्योंकि ए ने क्या करा है, बी कंपनी के 20% या इससे अधिक शेयर इसने खरीद लिए हैं, ठीक है, ए ने। महत्वपूर्ण प्रभाव, सिग्निफिकेंस, इन्फ्लुएंस, निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी हो जाए। पहली शर्त क्या करिए, कम से कम कुल अंश पूंजी, है ना, टोटल पेड अप शेयर कैपिटल जो भी है ना, उसका मताधिकार 20%। जो अगर मान लीजिए किसी ने 20% शेयर ले लिए, तो उसका वोटिंग राइट भी कितना होगा, जितने उसने शेयर लिए हैं उतने ही उसी परसेंटेज में उसको वोटिंग राइट भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये या तो कंडीशन 1 फुलफिल कर दें, ठीक है, या किसी अनुबंध के तहत व्यावसायिक निर्णय को प्रभावित किए जाए, तो उससे क्या होगा, वो एसोसिएट कंपनी कहलाएगी, ठीक है। नोट, अब देखो इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पे, सहचरी व संबंध कंपनी में संयुक्त साहस शामिल है परंतु सहायक कंपनी नहीं है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए धारा 2 की उपधारा कौन सी हो गई, 7 हो गई, ठीक है। धारा उपधारा 6 में क्या पढ़ा अपन ने, एसोसिएट कंपनी के बारे में पढ़ा। अब अभी अपन ने पीछे देखा था, धारा कौन सी थी, 2, और उपधारा कौन सी थी, 2, ठीक है। तो इसमें अपन ने क्या पढ़ रहे थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़े थे अपन ने। अब धारा की 2 ही है, पर उपधारा 7 में क्या पढ़ रहे हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहले क्या आएगा, अकाउंटिंग आएगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या जैसे आप क्रम से भी देखें तो पहले अकाउंटिंग की जाती है, ट्रांजेक्शन्स लिखे जाते हैं, बाद में उसकी ऑडिटिंग की जाती है। तो धारा उपधारा 7 में क्या होगा, ऑडिटिंग होगी, ठीक है। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहा है। तो इसमें भी सेम जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रारूप निर्माण करने का कार्य कौन करेगा, इसका भी निर्माण करने का कार्य करेगी ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके प्रारूप मतलब राइट किए जाएंगे, लिखे जाएंगे, निर्धारित किए जाएंगे, ठीक है। और इससे रिलेटेड अगर किसी को सुझाव दिशा निर्देश मंगाने हैं तो वो कौन करेगा, उसका काम वही वापस से नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा किए जाएंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। सुझाव या दिशा निर्देश आमंत्रित करने का कार्य कौन करता है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी करती है, ठीक है। और जो भी ऑडिटिंग या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने का कार्य कौन कर रहा है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जा रहा है। आ जाइए आगे चलते हैं। अब देखिए धारा 2 की उपधारा 10, ठीक है, उपधारा 10 है, इसमें क्या दे रखा है, उपधारा 10 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब आप देखिए ये 10 कैसे याद रखेंगे, आप ऐसे बोलिए कि भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड है उसके अंदर कम से कम 10 मेंबर्स हों, ठीक है। तो 10 मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 मेंबर होने चाहिए, तो उपधारा 2 का 10 ऐसे याद कर लीजिए, याद रह जाएगा, ठीक है। कुछ तो देखो ट्रिक बनानी पड़ेगी छोटी छोटी सी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कम से कम 10 हों, ऐसे बोल सकते हैं ना कि यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब एक टेबल है पूरी की पूरी, ठीक है, ये एक टेबल है, इसके चारों ओर कितने लोग बैठे हुए हैं, 10 लोग बैठे हुए हैं, कम से कम ये 10 लोग होने चाहिए। जब ये 10 लोग होंगे तभी ये मीटिंग स्टार्ट होगी, ऐसे बोल सकते हैं। तो धारा उपधारा 10 के अंदर क्या हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो कंपनी के निर्देशकों के समूह के रूप से बोर्ड संचालन मंडल कहा जाता है, ये कंपनी के मस्तिष्क कहलाते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कहा जाता है, कंपनी का मस्तिष्क कहा जाता है। अब देखिए धारा 2 की उपधारा 17, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2000 धारा की, ये याद रखनी है, ठीक है। हालांकि ये भी याद रखनी है, पर ये आपको ट्रिक से याद करा दी जा रही है, तो वहाँ पे आप एग्जाम में बिल्कुल कन्फर्मली इनको कर आएंगे, ठीक है। अब देखिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम क्या है चार्टर्ड अकाउंट की बात कर रहे हैं। जब ऑडिटिंग करेंगे तो ऑडिटिंग करता कौन है, चार्टर्ड अकाउंटेंट करता है। तो इसकी उपधारा कौन सी हो गई, उपधारा 17 हो गई। 2 की उपधारा 17 के अंदर किसके बारे में बता रखा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में बता रखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट कौन सा है, 1949 है, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं हम इसमें, है ना। इसकी धारा 2(1)(b) में
जिसे वर्णित किया गया है, जिसके पास धारा 6(1) के अनुसार प्रयासरत प्रमाण पत्र है, मतलब वैलिड COP है। ठीक है, मतलब जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है किसी के पास में, वही क्या कर सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में काम कर सकता है ना। अगर आपके पास में सर्टिफिकेट ही नहीं है तो आप थोड़ी बन जाएंगे। उस सर्टिफिकेट कैसे मिलता है, एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है उसका CA का। ठीक है, उसमें क्या होता है, IPCC क्लियर करेंगे, फिर BCC क्लियर करेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद में फाइनल्स क्लियर करेंगे, तब जाके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं। अब देखिए धारा 2(20), ठीक है, धारा 2 की उपधारा 20 में क्या रखा है, कंपनी के बारे में कह रखा है। ठीक है, अब देखो 10 में क्या पढ़ा अपन ने, 10 में BOD पढ़ा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखे। अब 20 में क्या होगा, 20 में किसके हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। 10 में क्या दे रखा है, 10 में हमें BOD के बारे में बताया गया, और 20 में हमने क्या पढ़ा, 20 में हमने पढ़ा है कंपनी के बारे में। धारा 2 की उपधारा 20 में कंपनी के बारे में कर रखा है। ठीक है, एक ऐसी संस्था जो इस अधिनियम या इसके पूर्ववर्ती किसी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत, समामेलित हो या कंपनी कहलाती है। ठीक है, अब धारा 2 की उपधारा 24 के अंदर क्या कह रखा है, इसमें कह रखा है कंपनी सेक्रेटरी के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी कौन सा हो गया, 24 हो गया। 17 क्या हो गया, 17 बताइए, 17 मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट। अभी पढ़ के आए हैं पीछे, देखिए ये ऐसे याद रखने पड़ेंगे आपको ये चीज़ें। ठीक है, अगर आप याद नहीं रखेंगे तो वहाँ भूल जाएंगे। और 24 में क्या दे रखा है, कंपनी सेक्रेटरी के बारे में क्या रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंपनी सचिव अधिनियम कौन सा एक्ट हो गया, 1980 का हो गया। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कौन सा हो गया, 1980 का है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इसकी धारा 2(1)(c) में वर्णित है, जो कंपनी में अपने कार्य को निष्पादित करने हेतु नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें भी आपके पास में सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा, तभी आप एज ए कंपनी सेक्रेटरी लगेंगे, अदरवाइज आप कंपनी सेक्रेटरी नहीं अपॉइंट किए जा सकते हैं। अब देखिए धारा 2(25), ठीक है, धारा 2 की उपधारा 25 में क्या दे रखा है, कंपनी सचिव जो प्रयासरत है, प्रैक्टिस करता है, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो कंपनी सचिव एक्ट कौन सा हो गया, 1980 का हो गया, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट कौन सा हो गया, 1980, 1980। एक सेकेंड, पेन नहीं चलेगा, ये मेरा हाथ ऊपर निकल गया था। ठीक है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, यहाँ पर वापस लिख देते हैं। ठीक है, 1980। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट कौन सा है, 1980 का, ये याद रखना है। ठीक है, धारा 2 की उपधारा 28 के अंदर क्या दे रखा है, कॉस्ट अकाउंटेंट दे रखा है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अपन ने पीछे पढ़ा था 2 की उपधारा 17। ठीक है, 17 में अपन ने क्या पढ़ा, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके अंदर कौन सा दे रखा है, CA के बारे में दे रखा है। और 2 की उपधारा 28 के अंदर क्या दे रखा है, 28 के अंदर दे रखा है कॉस्ट अकाउंटेंट। ठीक है, अब देखिए दोनों CA हैं, और यहाँ पर देखो 17 है, और 17 में 11 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। ठीक है, पर 17 में 10 जोड़ते हैं तो 27 होता है, पर 27 नहीं 28 याद रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा 17 और 28 याद रखेंगे तो ये होगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये हो गया कॉस्ट अकाउंटेंट के बारे में बात कर रहा है। ऐसे थोड़ा सा लिंक करेंगे तो आपको याद रह जाएंगी। कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट्स एक्ट कौन सा हो गया, 1959 का हो गया। ठीक है, इनके ईयर भी याद रखना है, कौन सी ईयर का कौन सा एक्ट है, तो ये 1959 का एक्ट हो गया। ठीक है, आज यहाँ पर देखो इसमें क्या है, वही इसके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी ये एज एन कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट हो सकता है किसी कंपनी में। अब धारा 2 की उपधारा 34, ठीक है, इसमें किसके बारे में बता रखा है, डायरेक्टर्स के बारे में। कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में कौन सा, 34। बोलते हैं ना 3-4 मत कर, ज़्यादा बोलते हैं ना 3-4 मत कर, तो 3-4 कौन कर सकता है, जिसके पास पावर होगी वही तो 3-4 कर सकता है। तो डायरेक्टर के पास पावर होती है, वो 3-4 करता रहता है। ठीक है, जिस कंपनी के संचालन मंडल में व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए धारा 2 की 40, ये क्या बता रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। ठीक है, इसके बारे में बता रही है। अब देखो अपन ने राउंड फिगर में पढ़ा था, धारा 2 की उपधारा 10 में क्या था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD। ठीक है, धारा 2 की अपन ने पढ़ी 20 में क्या था, कंपनी के बारे में बताया। ठीक है, अब धारा 2 की उपधारा 40,
ठीक है। 40 किसकी बात कर रही है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये कंपनी की क्या करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट FS, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे चर्चा करेंगे ये बैठकर, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाई गई है, बैलेंस शीट जो बनाई जा रही है, ठीक है, बैलेंस शीट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए, कंपनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बैलेंस शीट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो 10, 20 और 40 ऐसे याद रख लीजिए, ये डबल हो गया, ये 20 का 40 हो गया, ये डबल हो गया, तो ये 3 धाराएं एक साथ याद करेंगे तो आपको याद रह जाएंगे, ठीक है। तो लाभ हानि खाता, अन्य व्यय खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर नॉन प्रॉफिट। इसके अंदर हम ये देखते हैं बैलेंस शीट जो बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो हम इन चीज़ों के बारे में तो डिस्कस करते हैं कि कितना कंपनी का प्रॉफिट रहा है, कितना लॉस रहा है। तो उसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे इसी के अंदर, तो देखेंगे इन चीज़ों में, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, समता में परिवर्तन, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, कितना उसमें इक्विटी में चेंजेस आया, कितना अपन ने प्रॉपर्टी खरीदी, कितनी बेची, ठीक है। एनी एक्सप्लेनेटरी नोट्स है ना, एक्सप्लेनेटरी नोट्स एनेक्स 2.1 to लेकर 7 के अंदर हमें दे रखे हैं जो। आ जाइए, अब देखिए स्टार्ट नहीं है, ये धारा है, इसको लिख लीजिए धारा, इसको क्या लिखना है, धारा, धारा 2 का 41 फाइनेंशियल ईयर है ना। अब 2 का 40 में अपन ने क्या देखा था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 एक सेकेंड, ठीक है, इसको मिटाते हैं यहाँ पर। 2 की उपधारा 40 में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट के बारे में हमने इसमें देखा 2 धारा 40 में। 40 के बाद आएगा 41 में अपन क्या करेंगे, जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, ये जो बैलेंस शीट है, ये हम क्या करेंगे, फाइनेंशियल ईयर है ना, एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर का जो एंड होता है तब ये प्रिपेयर की जाती है। तो 40 के बाद आ जाएगा 41, और 41 में अपन क्या कर रहे हैं, वित्तीय वर्ष की गणना कर रहे हैं कि भैया फाइनेंशियल ईयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर वाला ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ये वाले पॉइंट जो धारा है, ये धारा, इसको धारा कर देता हूँ वापस से, ठीक है। धारा कौन सी होगी, 2 का 41, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जितना मार्क कर सकते हैं कर लीजिए। याद करने की ट्रिक आपको समझा दी है, कैसे याद रखना है, वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर जो होता है, कई लोग सोचेंगे कि ये 12 महीने का होता है, ठीक है। जनरली फाइनेंशियल ईयर 12 महीने का होता है, परंतु मैक्सिमम अगर हम बात करें, मैक्सिमम फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का हो सकता है, 15 मंथ का हो सकता है। मिनिमम है ना, फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का हो सकता है, मिनिमम 3 मंथ्स का हो सकता है, इसे है ना। तो कम से कम 3 महीने का, मैक्सिमम 15 महीने का एक फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाइए अब इसमें देखते हैं, कंपनी व निगम की दिशा में प्रत्येक 31 मार्च की समाप्ति तक वित्तीय वर्ष होगा। यदि कंपनी 1 जनवरी या उसके बाद बनती है तो अगले वर्ष की 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष होगा, ठीक है। अब आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पर लिखूँ क्या, अब देखो जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ठीक है, कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए, ठीक है। जनवरी से लेके दिसंबर तक 12 महीने, और फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, मार्च में हो रहा है, मतलब 31 मार्च को ख़त्म होता है, 31 मार्च, ठीक है। तो दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3 महीने तो यहाँ हो गए और 12 महीने यहाँ हो गए, ठीक है। 12 महीने और 3 महीने, तो ये 3 + 12 = 15 महीने बन रहा है ना। तो ऐसे जनवरी से लेकर 31 मार्च तक मैक्सिमम 15 महीनों का आपका क्या हो सकता है, एक फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, ठीक है। अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी मार्च के बाद बन रही है, ठीक है, जनवरी में मिनिमम कम से कम 3 महीने का हो सकता है। अब जैसे मान लीजिए किसी कंपनी को 31 दिसंबर को फॉर्म हुई, ठीक है, तो 31 दिसंबर को फॉर्म होगी, तो ये मैक्स टू मैक्स 31 मार्च, ठीक है, आने वाला जो नेक्स्ट ईयर होगा उसके 31 मार्च तक रहेगी। तो इसमें कौन से होंगे, 3 महीने तो बचे, तो 3 महीने के लिए कम से कम एक कंपनी क्या रह सकती है, कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, और मैक्स टू मैक्स कितना, 15 महीने का एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर हो सकता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, नहीं आई तो यहाँ पे पढ़ देता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।
इसको समझ लीजिए, ये कैलकुलेशन यहाँ से एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ज़्यादा डिटेल में बताई जा रही है। अब देखिए किसी कंपनी को 3 जनवरी 2021 को बनी है, तो पहला वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2022 तक होगा। ठीक है, 3 जनवरी को बनी है, 2021 में बनी है, पर अभी जो करंट फाइनेंशियल ईयर है वो तो 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा, पर ये 1 जनवरी के बाद बनी है, इसलिए नेक्स्ट ईयर का जो 31 मार्च आएगा 2022 का, तब तक ये कंपनी बनी रहेगी, है ना। तो ये कितने, कम से कम ये 15 महीने हो गए, 14 महीने 27 दिन तक ये बनी हुई है एक तरीके से। ठीक है, 27 दिन, 14 महीने 27 दिन, और मैक्स टू मैक्स 15 महीनों तक रह सकती है, तो अपन इसको बोल सकते हैं ये 15 महीनों के लिए कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है। अब देखिए अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी 30 दिसंबर 2020 को बनी है, तो इसका फाइनेंशियल ईयर कौन सा होगा, 31 मार्च 2021 तक होगा। ये अपन ने अभी थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भी पीछे बता दिया था। ठीक है, साधारणतः वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है, परंतु पहला वित्तीय वर्ष 12 महीने से अधिक व कम भी हो सकता है। ठीक है, परंतु सारे नहीं, पहला, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। फर्स्ट जो वित्तीय वर्ष होता है, पहला फाइनेंशियल ईयर, वो 12 महीने से ज़्यादा कितना, 15 महीने तक हो सकता है, कम कितना, 3 महीने तक का हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पहला, और उसके बाद वाले जो फाइनेंशियल ईयर होंगे वो सभी 12 महीने के होंगे। ठीक है, अब वित्तीय वर्ष 15 माह वे न्यूनतम 3 माह का हो सकता है। कंपनी ऐसी कंपनी की सूत्रधारी सहायक या फिर सहचरी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 4 है, धारा है ना, दूसरी हो गई। तो यहाँ पे होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी जो भारत के बाहर निर्मित व पंजीकृत हो, केंद्र सरकार की अनुमति से 31 मार्च के अलावा भी वित्तीय वर्ष रखा जा सकता है। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, कौन सी कंपनी, कोई होल्डिंग कंपनी, कोई सब्सिडरी कंपनी, कोई एसोसिएट कंपनी जो भारत के बाहर निर्मित हों, पंजीकृत हों। ठीक है, तब आप क्या कहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके 31 मार्च के अलावा भी कोई और फाइनेंशियल ईयर रखा जा सकता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। ठीक है, ये नोट के रूप में याद रख लीजिए, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आ जाइए धारा 2 की उपधारा 42। ठीक है, 41 में क्या देखा, फाइनेंशियल ईयर देखा। 42 में क्या देख रहे हैं, फॉरेन कंपनी हम देख रहे हैं, विदेशी कंपनी हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होने पर विदेशी कंपनी कहलाएंगी। पहली शर्त क्या हो रही है, पहली शर्त है भारत से बाहर या तो उसका निर्माण किया गया हो या भारत के बाहर ही उसका समामेलन इनकॉर्पोरेट की गई हो, ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी कहलाएगी। दूसरी शर्त क्या कह रही है, व्यवसाय का कोई ना कोई स्थान भारत में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वे चाहे भौतिक अवस्था में। ठीक है, फिजिकली अगर कोई ना कोई रूप से अगर कोई कंपनी भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, भारत से बाहर हो, अर्थात भारत में कोई ना कोई व्यापारिक गतिविधि संपन्न की जा रही है, भारत से बाहर कोई ना कोई गतिविधि संपन्न की जा रही है, तो वो क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी कहलाएगी। भारत में होगी तो वो इंडियन कंपनी कहलाएगी, और भारत से बाहर होगी तो वो क्या कहलाएगी, फॉरेन कंपनी कहलाएगी। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अब देखिए इसमें नोट है, ऐसी कंपनी जो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 या इसके पूर्ववर्ती कंपनी एक्ट के अंतर्गत समावेशित इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया ना हो। ठीक है, तो वो क्या कंपनी कहलाती है, जो इनकॉर्पोरेट नहीं हो 2013 से पहले, ठीक है, नहीं हो तो वो तो फॉरेन कंपनी कहलाती थी, अब बाहर वाली को भी इनकॉर्पोरेट कहला रही है। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल तरीके से लिखा गया है, पर इसको ऐसे समझ लीजिए, जब भी कोई कंपनी है उसका फॉर्मेशन इंडिया से बाहर किया गया है ना, समावेशन इनकॉर्पोरेशन बाहर किया गया है, या फिर कोई किसी भी रूप में कोई इंडियन कंपनी है और उसकी कोई भी छोटी सी ब्रांच भारत से बाहर लगी हुई है ना, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, कोई फिजिकल फॉर्म में हो, तो वो फॉरेन कंपनी कहलाती है। ये से थोड़ा सा ध्यान रखें। आज ये नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए धारा 245। ठीक है, धारा 245 में क्या है, सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी के बारे में 245 के अंदर दे रखा है, धारा 2 और धारा 45 के अंदर। ठीक है, तो अब देखो गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनियां होती हैं, या तो गवर्नमेंट कंपनी पूर्ण रूप से गवर्नमेंट हो, या फिर कोई ऐसी कंपनी जिसमें सरकारी अंश 51% से अधिक हो, वो भी गवर्नमेंट कहलाती है ना, वो भी क्या कहलाती है, गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। ऐसी कंपनी जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी है ना, पेड अप शेयर कैपिटल कम से कम 51% हिस्से में निम्न के पास हो, किसके पास हो, केवल केंद्र सरकार के पास हो। ठीक है, वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, या फिर किसी राज्य सरकार के पास में हो ऐसी कंपनी का 51% या इससे अधिक का शेयर, ठीक है, किसी कंपनी का, तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। या आंशिक रूप से केंद्र सरकार या आंशिक रूप से राज्य सरकार। अब जैसे मान लीजिए केंद्र सरकार के पास है 26% शेयर
और इसके पास में है राज्य सरकार के पास में 25% शेयर। तो ये टोटल मिला के कितना 51% शेयर बना रहे हैं। तो ये कंपनी भी क्या होगी, गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, है ना। और यहाँ पे नोट है कि सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी भी सरकारी कंपनी होगी, चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, ठीक है। तो जो मेन कंपनी होती है सरकारी कंपनी है, मतलब मेन कंपनी कौन सी, सरकारी कंपनी, और उसकी जितनी भी सहायक कंपनियाँ होंगी वो सब क्या कहलाती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हो तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। ये नोट इंपॉर्टेंट याद रख लेना। अब देखो धारा 2 की उपधारा 46 के अंदर क्या दे रखा है, 46 के अंदर सूत्रधारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी के बारे में बताया गया है, जिसकी कोई सहायक कंपनी हो, विच हैज़ एनी सब्सिडरी कंपनी, ऐसी कंपनी जिसकी कोई सहायक कंपनी हो। तो ये 246 किससे डील कर रहा है, होल्डिंग कंपनी की बात कर रहा है। तो जब कोई एक कंपनी है उसके पास में कोई भी सब सहायक कंपनी नहीं, तो उसे होल्डिंग कंपनी थोड़ी बोलेंगे, फिर तो उसे डायरेक्ट कंपनी बोलेंगे, ठीक है। अब कोई एक कंपनी है, उसने किसी दूसरी कंपनी को एज एन ए सब्सिडरी कर रखा है ना, उसको होल्ड कर रखा है अपने पास में, उसके कुछ अंश अपने पास होल्ड कर रखा है, तो इसीलिए इसे होल्डिंग कंपनी कहा जाता है। ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। धारा 2 की उपधारा 87। अब देखिए सब्सिडरी कंपनी पहले कौन सी होगी, 46 के अंदर होल्डिंग कंपनी और 87 के अंदर सब्सिडरी कंपनी की बात करेगी। तो सब्सिडरी कंपनी कौन होगी, तो वो ये शर्तें पूरी करती हो तो उसे सब्सिडरी कंपनी कहा जाता है। कौन कौन सी शर्तें, पहली, ऐसी कंपनी जिसके संचालन मंडल में गठन पर दूसरी कंपनी नियंत्रण करती हो, ठीक है। अब जैसे कंपनी बी है और ये ए है, ठीक है। अब बी कंपनी में क्या होता है, इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, है ना, उनके अपॉइंटमेंट, उनके प्रमोशन, इनमें कौन का रूल सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, ए कंपनी का। यहाँ पे अपॉइंट करने हैं तो ए कंपनी से पहले पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसने क्या करा है, ए कंपनी ने बी कंपनी को होल्ड करके रख रखा है, तो बी कंपनी ए कंपनी की क्या हो गई, सब्सिडरी कंपनी हो गई। इतना थोड़ा सा ध्यान रखें। या कुल अंश पूंजी या कुल मताधिकार, ठीक है, जो टोटल पेड अप कैपिटल है वो, और या फिर कुल मताधिकार जो वोटिंग राइट्स है, आधे से अधिक हिस्से पर दूसरी कंपनी का नियंत्रण हो तो क्या कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, होल्डिंग कंपनी कहलाएगी, है ना। मोर देन 50% या फिर ज़्यादा, मोर देन और इक्वल टू 50% अगर शेयर किसी मेन कंपनी के पास है किसी दूसरी कंपनी के, तो वो उसकी क्या हो जाती है, सब्सिडरी कंपनी कहलाती है, ठीक है। होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी हो जाती है वो। देखो यहाँ पर नोट भी दे रखा है, 50% से अधिक हिस्सा चाहे स्वयं सूत्रधारी कंपनी होल्डिंग कंपनी के द्वारा या एक से अधिक सहायक कंपनी सब्सिडरी कंपनियों के साथ मिलकर रखा जा सकता है। संचालन मंडल पर नियंत्रण का अर्थ आंशिक या सभी निर्देशकों की नियुक्ति, पद से हटाने संबंधी निर्णय लेना, ठीक है। तो इस तरह के कार्य जो कर रही है मेन कंपनी दूसरी कंपनी में, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, सहायक कंपनी हो जाएगी, सब्सिडरी कंपनी हो जाएगी होल्डिंग कंपनी की, ठीक है। धारा 2 की 85 में छोटी एवं लघु इंपॉर्टेंट है ना, तो ये छोटी कंपनी या स्मॉल कंपनी, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि स्मॉल कंपनी कौन सी होती है। तो देखो अगर किसी कंपनी ने ये 2 शर्तें पूरी कर दी तो वो स्मॉल कंपनी कहलाएगी। पहली, जिसकी पेड अप कैपिटल प्रदत्त अंश पूंजी 4 करोड़ से अधिक ना हो, ठीक है, तो लेस देन 4 करोड़ रुपीज़ किसी का पेड अप कैपिटल है तो वो कंपनी। दूसरा, उस कंपनी का टर्नओवर 40 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो पेड अप कैपिटल कितनी, 4 करोड़ से अधिक नहीं हो, ठीक है। दूसरा, 40 करोड़ से अधिक का उसका टर्नओवर नहीं हो तो वो क्या कहलाएगी, स्मॉल कंपनी कहलाएगी। ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये लेटेस्ट आंकड़े हैं 15/9/2022 के अकॉर्डिंग, है ना, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें बताई जा रही हैं। सूत्रधारी कंपनी, सहायक कंपनी और धारा 8 में पंजीकृत कंपनियां वे विशेष अधिनियमों द्वारा शासित कंपनियां क्या हो सकती हैं, मतलब इन पर ये स्मॉल कंपनी के एक्ट लागू नहीं होंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। ये जो स्मॉल कंपनी का एक्ट है ये किन पे लागू नहीं होते हैं, कोई सहायक कंपनी है, कोई सूत्रधारी कंपनी है, ठीक है, या फिर कोई ऐसी कंपनी है जो धारा 8 में पंजीकृत हो, धारा 8 में रजिस्टर्ड कोई कंपनी हो, या फिर विशेष अधिनियमों द्वारा पारित कोई कंपनी हो, तो उन पर ये स्मॉल कंपनी वाला नियम लागू नहीं होगा, जिसमें प्रदत्त शेयर ऑफ कैपिटल 4 करोड़ से कम हो और 40 करोड़ रुपए से उसका कम का टर्नओवर हो, तो हम उसको स्मॉल कंपनी नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। आ जाइए यहाँ पर धारा 455(1) में मृतक कंपनी, डोरमेंट कंपनी। अब देखो कंपनियां भी मर जाती हैं, कैसे मरती हैं, क्योंकि कंपनी क्या होती है, एक लीगल एंटिटी है, ठीक है। तो
पर्सनल आइडेंटिटी रखती है कंपनी, है ना। तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि मृतक कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ऐसी कंपनी जो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत समामिलित है, जो किसी भविष्य की परियोजना या बौद्धिक संपदा हेतु, ठीक है। तो देखो डोरमेंट कंपनी कौन सी होगी, जो कंटिन्यू 2 वर्ष तक संचालन नहीं कर रही है, उसको डोरमेंट कंपनी बोला जाता है। यहाँ पे नियम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो निर्मित की गई जो कंपनी महत्वपूर्ण लेन देन नहीं करती है, ठीक है। अब कोई इंपॉर्टेंट लेन देन नहीं कर रही है, अर्थात ऐसी कंपनी जिसके द्वारा पिछले 2 वित्तीय वर्षों में 2 फाइनेंशियल ईयर में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया गया है, तो उस कंपनी को क्या है, अपन मृतक या फिर डोरमेंट कंपनी घोषित कर देंगे, ठीक है। तो है ना, महत्वपूर्ण लेन देन नहीं किया गया और ना ही अपने वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरण रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी ROC को जमा कराया। जो भी, ना तो इसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ना कोई इसने अपने एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC में जमा नहीं कराए हैं, तो वो क्या कहलाएगी, डोरमेंट कंपनी कहलाएगी। पिछले 2 वर्षों में कोई भी महत्वपूर्ण इसने कोई लेन देन नहीं किया गया। अब देखिए धारा 2 की उपधारा 51। अब धारा 2 की उपधारा 51 में क्या दे रखा है, इसमें बता रखा है कि जो इसमें इन्होंने बताया है कि जैसे की मैनेजर पोजीशंस, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, MD, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर, तो ये क्या होंगे, जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं किसी कंपनी में, उनके बारे में धारा 2 की उपधारा 51 में बता रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ है कंपनीज, इनके बारे में बात कर रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनस हैं, ठीक है, मैनेजर पोजीशन पे हो गए, चीफ एग्जीक्यूटिव्स हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स हो गए, MD हो गए, मैनेजर हो गए, होल टाइम डायरेक्टर्स हो गए, तो उनके बारे में कौन बता रहा है, धारा 2 की उपधारा 51 में वर्णित किया गया है। आ जाइए अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण अदर इंपॉर्टेंट धाराएं, ठीक है। तो अदर इंपॉर्टेंट सेक्शंस, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं ये पढ़ लेते हैं। पहला देखो, धारा 2 की 5 आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, धारा 2 की उपधारा 12 में बुक्स एंड पेपर्स के बारे में, धारा उपधारा 13 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात करता है, 21 में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, 22 कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, 35 डिविडेंड, 47 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, 51 की मैनेजर पर्सन्स, ये अपन ने भी पीछे पढ़कर आए जस्ट अभी धारा 2 की उपधारा 51 में, ठीक है। 52 क्या कह रहा है, लिस्टेड कंपनी, 56 कह रहा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। धारा 2 62 1 पर्सन कंपनी। देखो ये जो 1 पर्सन कंपनी है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको तो क्या है इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है। इसको रेड पेन से मार्क कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। धारा 2 की उपधारा 62, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी के बारे में डील करता है। मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, ये धारा भी तो पढ़ने में आनी चाहिए आपके, ठीक है। 1 पर्सन कंपनी। फिर देखिए धारा 2 68 में प्राइवेट कंपनी, 71 में पब्लिक कंपनी और 77 में रिलेटिव्स के बारे में मेंशन किया गया है। आ जाइए अब देखिए चलते चलते क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद में जो इसके आगे के सेक्शन लेक्चर्स हैं वो आगे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 है, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विदेशी कंपनी है ना, तो फॉरेन कंपनी, इनमें से कौन सी धारा फॉरेन कंपनी से रिलेटेड है? धारा 2 की उपधारा 2 में, धारा 2 की उपधारा 17 में, धारा 2 की उपधारा 42 में, धारा 2 की उपधारा 28 के अंदर आपको क्या करना है, आपको इसका आंसर तो लिखना ही है, साथ में इन धाराओं के अंदर कौन किसके बारे में बताया गया वो भी लिखना है। देखो थोड़ी सी मेहनत आप ज़्यादा करेंगे तभी आप और लोगों से आगे निकलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इन धाराओं में किसके बारे में वर्णित है वो भी लिखना है और इस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो फिर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अध्याय 10 से, ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे आगे का लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, ठीक है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या फिर हाँ और भी कोई बात आप करना चाहें, ठीक है, तो आप अपने बारे में यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, आपकी हैबिट्स बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। और आप ये भी बता सकते हैं कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहिए।